डोनाल्ड ने जब पहली बार नो मोर वॉर्स का स्लोगन लगाया था, लोगों को लगा शायद अब अमेरिका इराक अफगानिस्तान टाइप एडवेंचर से थोड़ा पीछे हटेगा। लेकिन 2026 में वही ट्रंप टीवी पर ट्रुथ सोशल पर रैली स्टेज पर खड़े होकर प्राउडली डिक्लेयर कर रहा है, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री। यह कंट्री का मतलब है वेनेजुएला और रन का मतलब है ना कोई क्लियर टाइम लिमिट, ना यूएन मैंडेट, ना वेनेजुएलियन लोगों की कंसेंट। एक तरीके का 21वीं सदी का नया कॉलोनियल चैप्टर, जहां टैंक्स और फ्लैग्स के साथ नहीं, सैंक्शंस, नार्को टेरर चार्जेस और डेमोक्रेसी के नाम पे रिजीम चेंज किया जा रहा है। 3 जनवरी की रात लगभग 2 बजे कार्कस सो रहा था। अचानक आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज, जमीन हिलाने वाले धमाके, एंटी एयरक्राफ्ट फायर, हेलीकॉप्टर्स का शोर। और एक ही रात में सिर्फ कैपिटल नहीं, वेनेजुएला का मल्टीपल स्ट्रैटेजिक टारगेट्स हिट होते हैं। सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, आर्मी का एक एयर बेस, एक मेजर पोर्ट और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टीवी पर निकोलस मदुरो आते हैं, सीधा अमेरिका को ब्लेम करते हैं और देश को फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ मोबिलाइज होने को बोलते हैं। कुछ घंटों के अंदर ही ट्रंप ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डालते हैं, ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वो क्लेम करते हैं लार्ज स्केल स्ट्राइक सक्सेसफुल, मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को कैप्चर कर लिया गया है। उन्हें वेनेजुएलियन सॉइल से निकाल के यूएस कस्टडी में यूएस लाया जा रहा है। ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स ने, वही यूनिट जिसे अल बगदादी जैसे ऑपरेशंस के लिए यूज किया गया था। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बोलते हैं ऑपरेशन कंप्लीट, नो फर्दर स्ट्राइक्स प्लान्ड। लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर अलग है। वेनेजुएलियन डिफेंस मिनिस्टर कंट्री वाइड ट्रूप डिप्लॉयमेंट ऑर्डर करते हैं, बॉर्डर्स पे टेंशन, लैटिन अमेरिका भर में इमरजेंसी मीटिंग्स। सबको पता है ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है, यूएस का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या है? यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी का कहना है कि मदुरो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक नार्को टेररिस्ट है। उन पर यूएस इंडिक्टमेंट के हिसाब से चार्जेस लगे हैं। नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, कोकीन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी यानी टन्स कोकीन्स यूएस बेचने का प्लान, मशीन गन्स और डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस रखने और यूज करने की साजिश, ड्रग नेटवर्क चलाने के लिए किडनैपिंग, बीटिंग, मर्डर्स तक के एलिगेशन। यूएस डिपार्टमेंट ने पहले ही मदुरो के सर पर रिवॉर्ड अनाउंस किया था। पहले $15 मिलियन, फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल $50 मिलियन तक बताया गया, जब तक उन्हें फाइनली 2026 में कैप्चर नहीं कर लिया गया। इंडिक्टमेंट्स के मुताबिक मदुरो को कार्टेल ऑफ सन्स नाम के एक ड्रग नेटवर्क का की लीडर बताया जाता है, जिसमें हाई रैंकिंग वेनेजुएलियन ऑफिसर्स कोकीन को कैरिबियन सेंट्रल अमेरिका रूट से यूएस तक पुश करते हैं। यूएस का नैरेटिव सिंपल है, मदुरो एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं, ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और जिसे अमेरिकन कोर्ट के सामने लाना ही होगा। यहाँ से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी सोवरेन कंट्री के बैठे बिठाए प्रेसिडेंट को फॉरेन कमांडोस भेज के अपने देश उठा ले जाना लीगल है? इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स का पॉइंट सिंपल है। यूएन चार्टर आर्टिकल 2/4 कहता है, आप किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ फोर्स यूज नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस सिर्फ 2, सेल्फ डिफेंस या क्लियर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथोराइजेशन। वेनेजुएला ने यूएस पर अटैक नहीं किया, यूएस ने एक्सप्लिसिटली परमिशन नहीं दी, फिर भी फुल स्केल एयर स्ट्राइक्स, कमांडो रेड हुआ। इसलिए काफी इंटरनेशनल लॉ स्कॉलर्स इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किडनैपिंग और क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोल रहे हैं, चाहे यूएस डोमेस्टिक कोर्ट के अंदर केस कितना भी लीगल दिखे। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये यूएस वेनेजुएला दुश्मन आज की नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा और यूएस से 5 से 6 गुना ज्यादा। 1920s से 20वीं सदी के एंड तक वेनेजुएला ऑयल बेच के मस्त पैसे कमा रहा था। यूएस को चीप ऑयल मिल रहा था और वेनेजुएला को डॉलर्स। लेकिन यहाँ आया रिसोर्स कर्स। ऑयल एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी फ्लड आ गई, लोकल करेंसी स्ट्रांग हो गई, इंपोर्ट चीप, लोकल प्रोडक्शन महंगा, फैक्ट्रीज बंद, किसान बर्बाद और इकोनॉमी एक ही चीज पर डिपेंडेंट, ऑयल। जो तेल का पैसा था वो कुछ पावरफुल फैमिलीज और पॉलिटिशियंस के आसपास घूमता रहा। आम आदमी को मिले इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी। 1990s के बीच एंट्री होती है एक पैराट्रूपर की, ह्यूगो चावेस। चावेस ने पहले कूप अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, जेल गया, फिर वापस आया एक पॉपुलर लीडर के रूप में और 1998 का इलेक्शन जीत गया। उनकी नजरिए में अमेरिका सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं, एक इंपीरियलिस्ट पावर था जो लैटिन अमेरिका को अपने इन्फ्लुएंस जोन में रखना चाहता था। 2002 में उनके खिलाफ कूप अटेम्प्ट हुआ। उन्होंने ओपनली क्लेम किया कि इसके पीछे यूएस का इनडायरेक्ट हाथ था और उस दिन से यूएस वेनेजुएला रिलेशंस ऑलमोस्ट क्रैश हो गए। यहाँ तक कि यूएन स्टेज पर जाकर चावेस ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को डेविल तक कह दिया। फिर उन्होंने अपना रुझान रशिया, चाइना, ईरान की तरफ कर लिया और ऑयल को जियोपॉलिटिकल वेपन बना दिया। 2004 के बाद ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, ढेर सारा पैसा आया। चावेस ने मैसिव वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए, सब्सिडाइड फूड,
फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन कैंपेन्स, लेकिन साथ ही उन्होंने करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखा। इंपोर्ट और चीप हो गया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन और दब गई। 2013 में शावेज की मौत हो गई और कुर्सी पर आए उनके पॉलिटिकल वारिस, फॉर्मर बस ड्राइवर और यूनियन लीडर निकोलस मादुरो। मादुरो के आते ही ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हाफ हो गए। एक देश जिसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट सिंगल कमोडिटी पे डिपेंडेंट थी, उसके लिए ये स्ट्रेट डिजास्टर था। कॉन्सिक्वेंसेस, डॉलर की सीवियर कमी, इंपोर्ट्स कोलैप्स, शेल्फ्स खाली, मेडिसिन, फूड, बेसिक गुड्स तक की शॉर्टेज। गवर्नमेंट ने सोल्यूशन के नाम पर क्या किया? नोट्स छापने शुरू कर दिए। 2018 तक हाइपर इन्फ्लेशन इसका रिजल्ट। करेंसी प्रैक्टिकली वेस्ट पेपर, लगभग 70 to 75% तक जीबीटी कॉन्ट्रैक्शन इन फ्यू ईयर्स। 70 लाख से ज्यादा वेनेजुएलियन कंट्री छोड़कर भाग गए। ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा मॉडर्न रिफ्यूजी क्राइसिस था। पावर में टिकने के लिए मदुरो ने एक क्लासिक मूव किया, आर्मी को इकोनॉमिक गेटकीपर बना दिया। हजारों ऑफिसर्स को प्रमोशंस, रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2000 सोल्जर्स को जनरल बना दिया गया। इंपोर्ट, राशन, पोर्ट्स, सब पे मिलिट्री का कंट्रोल। ब्लैक मार्केट, स्मगलिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, सब में जनरल्स का हिस्सा। जब सिस्टम ऐसा डिजाइन होता है तो जो टॉप पर हैं उन्हें स्टेटस को तोड़ने में जीरो इंटरेस्ट होता है। 2024 के इलेक्शंस के टाइम लग रहा था कि वेनेजुएलियन पब्लिक मदुरो से हेविली फेड अप है, लेकिन स्क्रिप्ट वही चली जो हम कई और देशों में देख चुके हैं। पॉपुलर ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को ऑफिस के लिए कॉन्टेस्ट करने से बैन ही कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर बायस होने के एलिगेशंस लगे, ऑब्जर्वर्स को एक्सेस इश्यूज और फिर मदुरो का खुद ही विक्ट्री डिक्लेयर कर देना। पैरेलल ट्रैक पे वॉशिंगटन में ट्रंप वापस व्हाइट हाउस आ चुके थे। यूएस ने एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया, वेनेजुएला को एक नार्को स्टेट, मदुरो एक नार्को टेररिस्ट जो FARC जैसे ग्रुप्स के साथ मिलके यूएस को कोकीन से फ्लड कर रहा है। उनके कैप्चर पर मल्टी मिलियन रिवॉर्ड। साथ ही 2025 के एंड तक यूएस नेवी कैरिबियन रीजन में डजन्स ड्रग सस्पेक्ट बोट्स डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, जिसमें वेनेजुएलियन सिविलियंस भी मारे गए। क्रिटिक्स कहते हैं ये सब स्टेप्स ग्राउंड सेट कर रहे थे एक लार्जर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन आता है। ग्लोबल डेटा के हिसाब से कोकीन का मेजर प्रोडक्शन बेस कोलंबिया, पेरू, बोलिविया टाइप कंट्रीज हैं। ट्रैफिकिंग रूट्स का लार्ज हिस्सा पैसिफिक रूट्स, सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको के थ्रू जाता है, जो कि मेक्सिको यूएस बॉर्डर के आसपास सेंटर्ड है, वेनेजुएला में नहीं। हाँ, यूएस इंडिक्टमेंट के हिसाब से 200 से 225 टन के करीब कोकीन हर साल वेनेजुएला से ट्रांसिट हुआ होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ये मोस्टली ट्रांसिट हब है, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसीलिए बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नार्को टेरर वाला एलिमेंट रियल क्राइम, पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मिक्स लगता है। यानी क्राइम है, लेकिन उस क्राइम को यूज कैसे किया जा रहा है ये जियोपॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक नवंबर 2025 में ट्रंप और मदुरो के बीच 15 मिनट तक बातचीत चली। ट्रंप ने उनको ऑफर दिया, कुर्सी छोड़ दो, देश छोड़ दो, तुम और तुम्हारा फैमिली सेफ पैसेज के साथ किसी थर्ड कंट्री में रह सकते हो। मदुरो रिपोर्टेडली 3 कंडीशंस लेके आए। उनकी फैमिली पर फ्यूचर में कोई केस नहीं चलेगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने केसेस विड्रॉ करे, जब तक नया इलेक्शन ना हो, पावर उनके वाइस प्रेसिडेंट के पास रहे। ट्रंप कैंप ने ये डिमांड्स रिजेक्ट कर दी। डेडलाइन लैप्स हुई, सैंक्शंस और टाइटन हुए, फ्लीट बिल्डअप हुआ और फाइनली 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया। आज मदुरो न्यूयॉर्क कोर्ट में यूएस वर्सेस निकोलस मदुरो केस फेस कर रहे हैं और उनका स्टेटस एक सिटिंग प्रेसिडेंट से एक नार्को टेरर डिफेंडेंट में शिफ्ट हो चुका है। पैटर्न देखते ही एक्सपर्ट्स एक डेजा वू फील कर रहे हैं। इराक के केस में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नैरेटिव, सैंक्शंस, फिर इन्वेजन। वेनेजुएला के केस में नार्को टेररिज्म, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स का कॉम्बो, ईयर्स ऑफ सैंक्शंस, फिर टारगेटेड स्ट्राइक्स प्लस डेल्टा फोर्स रेड। ऑयल एंगल भी छुपा नहीं है। ट्रंप ने ओपनली बोला है कि यूएस कंपनीज वेनेजुएला जाकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करेगी और इन्वेस्टमेंट प्लस कंट्रोल मिलेगा। वेनेजुएला के पास पेपर्स पे 303 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है, ग्लोबल टोटल का 17%, सऊदी से भी ज्यादा। तो जब व्हाइट हाउस से ये लाइन आती है कि वी विल रन द कंट्री, लेटिन अमेरिका के कान तुरंत वी विल रन द ऑयल में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेटिन अमेरिका इस बार काफी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो इसको लेटिन अमेरिका की सोवरेनिटी पे डायरेक्ट अटैक बोल रहे हैं और बॉर्डर्स पे ट्रूप डिप्लॉय कर चुके हैं। क्यूबा ने यूएस एक्शन को स्टेट टेररिज्म लेबल किया है। यूरोप का अभी तक एक मिक्स्ड रिएक्शन है। एक तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि इस स्ट्राइक में यूके का कोई रोल नहीं है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ने मदुरो गवर्नमेंट के नीचे एक्सेस जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर, वुमेन के खिलाफ वायलेंस और मास डिस्प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट किया है। इसलिए वर्ल्ड को मदुरो के लिए सिंपैथी भी लिमिटेड है, लेकिन यूएस की इंटरवेंशन हिस्ट्री देख के लोगों का ट्रस्ट भी लिमिटेड है। अब एक बड़ा सवाल, जब पावरफुल जनरल्स मदुरो के टाइम में तेल राशन कंट्रोल से फायदा कमा रहे थे, तो क्या वो इजीली पावर अपोजिशन को दे देंगे? पॉपुलर अपोजिशन फिगर मारिया कोरिना
जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है क्या जेन्युइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन फेस कर पाएंगी या उन्हें भी एक सिंबॉलिक विनीर के लिए यूज किया जाएगा? क्या यूएस कुछ सिलेक्टेड जर्नल्स और बिजनेस एलीट्स के साथ मिलकर एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल खड़ा करेगा जो देखने में डेमोक्रेसी लगेगा लेकिन ऑयल, सिक्योरिटी, सैंक्शंस सब वॉशिंगटन की लाइन फॉलो करे? खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय।